अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MBBS एंड BDS लेक्चर्स। आज हम डिस्कस करेंगे 27 जून NLE मॉर्निंग शिफ्ट की MCQs पार्ट 1। और इस सीरीज़ में जो 27 जून NLE मॉर्निंग शिफ्ट की हम 2 वीडियो में MCQs डिस्कस करेंगे, 100 MCQs। पहले वीडियो में हम 50 MCQs डिस्कस करेंगे, सेकेंड आने वाली वीडियो में फिर नेक्स्ट 50 MCQs डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो MCQs है वो है कि TB ड्रग डेट काज हाइपर यूरिसीमिया। अब हाइपर यूरिसीमिया क्या होता है कि हमारा यूरिक एसिड लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। अब वो ड्रग जो हाइपर यूरिसीमिया काज करता है, अब हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं जब 7 ml पर डेसीलीटर से बढ़ जाए यूरिक एसिड लेवल तो वो हाइपर यूरिसीमिया है। अब कौन सा ड्रग है जो TB का ड्रग है, जो ट्यूबरकुलर ड्रग है या एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, वो है पायराजिनामाइड। दूसरा क्वेश्चन है ओरल सबम्यूकस फिब्रोसिस मैलिग्नेंट पोटेंशियल परसेंटेज कितना है, वो 7% है, यानी उसकी मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। थर्ड क्वेश्चन है पिन पॉइंट इरिटेशन ऑफ म्यूकोजा। अब यहाँ पे जो आंसर है वो गलत है, एक्राइलिक टैग नहीं है। पिन पॉइंट इरिटेशन ऑफ म्यूकोजा है डेंचर स्टोमेटाइटिस। अब ये क्यों होता है? ये फंगल इन्फेक्शन ये की वजह से होता है, कैंडिडा यानी कैंडिडा एल्बिकेंस की वजह से होता है, ये कैंडिडियासिस में होता है डेंचर स्टोमेटाइटिस। इसकी 3 टाइप्स है। टाइप 1 है पिन पॉइंट इरिटेशन ऑफ म्यूकोजा या पिन पॉइंट हाइपरेमिया भी कहते हैं, जो यहाँ पे दिया है। टाइप 2 में वो हाइपरेमिया डिफ्यूज़ हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और टाइप 3 में उसके साथ जो है पेपिलरी हाइपरप्लेजिया भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है डेंचर स्टोमेटाइटिस। अगर टाइप दिए है तो टाइप 1। चौथा जो MCQs है वो है ASA क्लासिफिकेशन टाइप 2 एंड 3। अब ASA क्या है? ये अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसिया ने पेशेंट हेल्थ स्टेटस को डिटरमाइन करने के लिए क्लासिफिकेशन बनाया है, जिसमें टाइप 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह है। लेकिन यहाँ पे जो अब सबसे पहले हम समझेंगे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, क्योंकि यहाँ 2 और 3 दिए हैं। टाइप 1 में पेशेंट का हेल्थ नॉर्मल है, पेशेंट स्मोकर नहीं है, पेशेंट अल्कोहल नहीं लेता है, पेशेंट को कोई डिजीज़ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। अब टाइप 2 और 3 में क्या होता है? टाइप 2 में पेशेंट विद माइल्ड सिस्टमेटिक कंडीशन और टाइप 3 में पेशेंट विद सीवियर सिस्टमेटिक कंडीशन। अब टाइप 2 में माइल्ड सिस्टमेटिक कंडीशन क्या है कि पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटिस है, पेशेंट को जो है वो हाइपरटेंशन है लेकिन कंट्रोल्ड है। यह है पेशेंट विद माइल्ड सिस्टमेटिक कंडीशन। लेकिन टाइप 3 में क्या होता है? पेशेंट विद सीवियर सिस्टमेटिक कंडीशन में अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटिस, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन आता है। 5वां क्वेश्चन है इमीडिएट डेंजर या इंटरम डेंजर। इमीडिएट डेंजर क्या है कि हमने टीथ एक्सट्रैक्ट करते हुए फॉलोइंग एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ हम उसको डेंचर देते हैं, जिसे कहते हैं इमीडिएट डेंचर, या इसे कहते हैं इंटरम डेंचर, या इसे कहते हैं टेम्परेरी डेंचर, या इसे कहते हैं प्रोविजनल डेंचर। क्यों? इसलिए क्योंकि ये जो इमीडिएट डेंचर है ये फौरन फिट नहीं होता जिस तरह परमानेंट डेंचर होता है, इसलिए इसको इंटरम भी कहते हैं, प्रोविजनल भी कहते हैं, टेम्परेरी भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो इमीडिएट डेंचर है इसकी फिर बार बार रिलाइनिंग वगैरह की ज़रूरत होती है। अब जो इमीडिएट डेंचर है ये किन पेशेंट में हम देते हैं? वो पेशेंट जिसका स्पीच के साथ ताल्लुक़ हो, जैसे पब्लिक स्पीकिंग करता हो, टीचर हो, कोई स्पीकर हो, तो उसको क्योंकि उसका स्पीच इफेक्ट होगा इसलिए हम उसको एक्सट्रैक्शन करते ही फ़ौरन उसको डेंचर हम दे देते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रेशन टेक्निक पर रिजॉर्व ब्रिज। पेशेंट आया, रिज रिजॉर्प्शन बहुत हुई है, तो इम्प्रेशन टेक्निक कौन सा यूज़ करेंगे? फंक्शनल इम्प्रेशन टेक्निक। अब फंक्शनल इम्प्रेशन टेक्निक में हम क्या करेंगे? हम डिफरेंट मूवमेंट देंगे, मैंडिबल को, मैग्जिला को, ची को, मसल को। क्यों? ताकि जो रिजॉर्व एरिया है वो रिकॉर्ड हो जाए अच्छी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे साथ है तो फंक्शनल इंप्रेशन टेक्निक हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे साथ है यानी फंक्शनल में क्या मतलब है कि फंक्शनल में पेशेंट को डिफरेंट जहाँ मूवमेंट हम देते हैं ताकि जो रिज है वो अच्छी तरह से रिकॉर्ड हो जाए। नेक्स्ट हमारे साथ है पेन एंड स्वेलिंग लोअर डेंचर। अब लोअर डेंचर पेशेंट पहना है, स्वेलिंग के दौरान पेन है, तो इसका क्या मतलब हुआ
कि जो रेट्रोमाइलोहाइड रिज एरिया है वो रिलीफ एरिया है, वहाँ पे आपने रिलीफ देना है, वहाँ पे अपने टेंशन को ट्रिम करना है, तो रिलीफ हमने नहीं दिया है, इसलिए लोअर टेंशन का जब पेशेंट सॉल्विंग करता है तो पेन होता है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है विच टेक्निक टू एनेस्थेटाइज मैंडिबुलर इंसाइजर। अब मैंडिबुलर इंसाइजर्स के लिए मेनली हम क्या करते हैं, हम ब्लॉक नहीं देते हैं, हम इनफिल्ट्रेशन देते हैं। नेक्स्ट है यू आर क्लोज टू डेंटिन ड्यूरिंग प्रिपरेशन यू विल यूज़ हैंड चिजल। अब जब हम कैविटी प्रिपरेशन करते हैं तो जो हैंड चिजल होता है वो मेनली एनामल की कटिंग के लिए होता है, इसको उससे हम एनामल कट करते हैं, इससे हम जो वाल है कैविटी की उसको हम स्मूथ करते हैं। लेकिन जब हम डेंटिन को नज़दीक पहुंचते हैं तो फिर हम एनामल जो हैंड चिजल है वो हम यूज़ नहीं करते हैं, फिर हम स्पून एक्सकेवेटर यूज़ करते हैं केरीज को रिमूव करने के लिए। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जब आप यू आर क्लोज टू डेंटिन ड्यूरिंग प्रिपरेशन यू विल यूज़ हैंड चिजल, तो यू हैंड चिजल यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि एनामल कटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं और कैविटी वाल को स्मूथ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। डेंटिन को कट करने के लिए जो अफेक्टेड या इन्फेक्टेड डेंटिन है उसको अगर हम जितना स्क्रैप हो सकता है वो हम किसे करेंगे, सॉफ्ट कैरीज को हम स्पून एक्सकेवेटर से रिमूव करेंगे ताकि पल्प एक्सपोजर ना हो। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल लेटरल फ्लैप की इंडिकेशन। अब हॉरिजॉन्टल लेटरल फ्लैप हम क्या करते हैं, इसकी इंडिकेशन ये है कि जब जंजावल रिसेशन होता है तो वहाँ पर ये फ्लैप हम हॉरिजॉन्टल लेटरल फ्लैप हम वहाँ पर जो है वो प्लेस करते हैं। इसकी फ़ायदा ये होता है कि ये जो जंजावल रिसेशन एरिया है ये उसको सही तरह कवर करता है, जिसकी वजह से फिर वहाँ रूट कैरीज वगैरह नहीं होते हैं और ये मोस्ट एस्थेटिक भी लगता है और यहाँ पे कोई कैरीज वगैरह भी नहीं होगा, एस्थेटिक भी होगा। तो ये जिंजावल रिसेशन की जगह पर ही हम ये हॉरिजॉन्टल लेटरल फ्लैप लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेंट ब्लीड 2 आवर्स आफ्टर एक्सट्रैक्शन, यानी एक्सट्रैक्शन हुआ, अब एक्सट्रैक्शन के 2 घंटे के बाद पेशेंट को ब्लीडिंग। अब यहाँ पे के बहुत से क्वेश्चन पोस्ट ऑपरेटिंग से आए थे, तो इसको अब थोड़ा क्योंकि बहुत से एमसीक्यूज आए थे तो हम थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ेंगे। अब होता क्या है, जब हम पेशेंट की एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उस एक्सट्रैक्शन के बाद 1 घंटे तक जो ब्लीडिंग होता है वो नॉर्मल है, ठीक है। सो उसे हम कहते हैं नॉर्मल ब्लीडिंग। और उसको हम किस तरह रोक सकते हैं, हम प्रेशर पैकिंग, जैसे कि हम कॉटन वाफ प्लेस करते हैं, ये तो हुआ नॉर्मल ब्लीडिंग। दूसरा 3 किस्म का ब्लीडिंग और मतलब और जो नॉर्मल ब्लीडिंग के अलावा जो पोस्ट ऑपरेटिव जो ब्लीडिंग है टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद, वो 3 किस्म का है। एक हमारे साथ है प्राइमरी, एक है रिएक्शनरी, एक है सेकेंडरी। अब प्राइमरी क्या है, प्राइमरी ये है कि ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन आप दांत निकाल रहे हो, दांत अभी तक निकला नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्लीड हो रहा है, पेशेंट का मुंह जो है वो खून से भर रहा है, या आपने दांत निकाला उस वक्त बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, तो इसका मतलब ये है प्राइमरी ब्लीडिंग। अब ये या प्राइमरी हेमरेज, अब ये क्यों होता है, ये से होता है कि आपने टूथ एक्सट्रैक्शन के दौरान या तो वहाँ पे इन्फेक्शन है उस वजह से होता है, आपने दांत नहीं निकाला है, बहुत ज़्यादा उसका मुंह जो है वो भर रहा है खून से, या दांत आपने निकाल लिया उसके बाद बहुत ज़्यादा उसी वक्त पेशेंट यूनिट में बैठा है, बहुत ज़्यादा खून आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है इसे कहते हैं प्राइमरी हेमरेज या प्राइमरी पोस्ट ऑफ ब्लीडिंग या प्राइमरी ब्लीडिंग। इसमें 2 वजह हो सकते हैं, एक ये है कि वहाँ पे इन्फेक्शन है, दूसरा ये है कि आपने कोई ब्लड वेसल को ट्रॉमाटाइज किया है, उस वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीड हो रहा है। ट्रीटमेंट क्या है, इसमें भी हम प्रेशर पैक अप्लाई करेंगे और उसके अलावा हम होम्योस्टेटिक एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब लोकल मायर करेंगे। नेक्स्ट हमारे साथ जो हेमरेज है वो है
प्राइमरी के अलावा नेक्स्ट हमारे साथ है रिएक्शनरी हेमरेज। अब रिएक्शनरी हेमरेज क्या होता है, ये 2 घंटे के बाद जो हेमरेज होता है उसे कहते हैं रिएक्शनरी हेमरेज। अब ये क्यों होता है, ये एक अंडरलाइंग रिएक्शन की वजह से होता है। किस तरह, जब हम पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया देते हैं तो उसमें वेज़ोकंस्ट्रिक्टर होता है, तो वो 2 घंटे के बाद वेज़ोकंस्ट्रिक्टर की जो इफेक्ट ख़त्म हो जाती है, जो एड्रेनलिन है, तो उसकी वजह से अब इसमें क्यों रिएक्शनरी हेमरेज में पेशेंट को अंडरलाइंग कोई ब्लीडिंग डिजीज़ है, ठीक है, कोई ब्लीडिंग कंडीशन है, ठीक है। अब 2 घंटे के बाद जब वेज़ोकंस्ट्रिक्टर, 2 घंटे से पहले क्यों नहीं होता था, क्योंकि वेज़ोकंस्ट्रिक्टर की इफेक्ट था, जब वो ख़त्म हुआ अब अंडरलाइंग जो ब्लीडिंग कंडीशन है, जो डिजीज़ है, उसकी वजह से अब ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया। अब इसको क्या है, इसको ये लोकल हेमोस्टेटिक एजेंट से नहीं होगा, इसको सिस्टमेटिक इंटरवेंशन करनी है, जो सिस्टमेटिक काज है वो करेक्ट करना है। नेक्स्ट हमारे साथ है यानी 2 घंटे के बाद। अब यहाँ पे जो एमसीक्यूज दिया है, पेशेंट ब्लीड 2 आवर आफ्टर एक्सट्रैक्शन, ये कौन से, ये रिएक्शनरी हेमरेज है, ये अंडरलाइंग कोई कंडीशन है पेशेंट। नेक्स्ट तीसरा टाइप जो है वो है सेकेंडरी हेमरेज। अब ये सेकेंडरी हेमरेज 7 से 10 दिन बाद स्टार्ट होता है। अब ये जो सेकेंडरी हेमरेज है, ये सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से होता है। जब वहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से होता है, फिर आपने वो सेकेंडरी इन्फेक्शन को ट्रीट करना है। तो ये हमारे साथ नॉर्मल ब्लीडिंग 1 घंटे तक, उसके बाद प्राइमरी जो उस वक्त हो या ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन हो, और रिएक्शनरी जो 2 घंटे के बाद हो, और सेकेंडरी जो 7 से 10 दिन बाद हो। नेक्स्ट हम आते हैं एक्यूट कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्लोराइड ऑल एक्सेप्ट। अब जो फ्लोराइड की जो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है वो ऑल एक्सेप्ट 2 ऑप्शन है, कोमा एंड स्टिफ स्पाइन। अब याद रखना, जो स्टिफ स्पाइन है उसमें हमारा जो स्पाइन है वहाँ पे जो लिगामेंट है वो थिक हो जाते हैं, लेकिन वो एक क्रोनिक कंडीशन है, वो एक्यूट नहीं है जो कुछ टाइम में हो गया। कोमा जो है वो एक्यूट है, तो आंसर है कोमा। नेक्स्ट हमारे साथ है व्हेन टू यूज़ टूथपेस्ट फॉर बेबी, आंसर है 4 ईयर्स, बिल्कुल सही है। आमतौर पर ये होता है 2 साल से कम बच्चे में आपने टूथपेस्ट यूज़ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो स्पिट नहीं कर सकता है, वो थूक नहीं सकता है, ठीक है। अब वहाँ पे जो टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड है वो उसके हेल्थ के लिए सही नहीं है, तो इसलिए 2 साल से कम बच्चे में आपने टूथपेस्ट यूज़ नहीं करना है, उसके बाद फिर आपने यूज़ करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 ईयर्स है, मतलब 2 साल से ज़्यादा। नेक्स्ट हमारे साथ है कौन सा मटेरियल है, रिस्टोरेटिव मटेरियल जो फ्लोराइड को लीच करता है, वो है ग्लास आइनोमर सीमेंट। नेक्स्ट हमारे साथ है पल्पेक्टोमी। अब पल्पेक्टोमी क्या है, अब स्टेप बाय स्टेप अब समझते हैं। सबसे पहले पेशेंट का पिन पॉइंट एक्सपोजर है। सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे साथ पेशेंट आया, उसका डीप कैरीज है, लेकिन पल्प के ऊपर 2 mm डेंटिन पड़ा हुआ है, तब हम उसको करेंगे डायरेक्ट, हम करेंगे इनडायरेक्ट पल्प केपिंग। वहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो अप्लाई करेंगे, और 3 महीने के बाद हम पेशेंट को बुलाएंगे, देखेंगे वहाँ सेकेंडरी डेंटिन बना होगा, ठीक है। जो डाइकाल है वो हम अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर पिन पॉइंट एक्सपोजर हो पल्प की, लेकिन ब्लीडिंग कंट्रोल हो, तो फिर हम करेंगे डायरेक्ट पल्प केपिंग, वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। नेक्स्ट हमारे साथ है, अगर ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रहा हो, थोड़ा ज़्यादा पल्प एक्सपोजर हो, तो हम करेंगे पार्शल पल्पोटोमी। जो कोरोनल पल्प है उसके हॉर्न सिर्फ रिमूव करेंगे। अगर उससे भी ज़्यादा है, नहीं हो रहा है, तो फिर हम कंप्लीट पल्पोटोमी करेंगे। उस वक्त अगर जो रेडिकुलर पल्प है रूट के अंदर वो नॉर्मल है, उसमें कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, लेकिन सिर्फ पल्प चैम्बर में है, तो हम पल्पोटोमी करेंगे। लेकिन अगर कोरोनल पल्प भी इन्फेक्टेड है, रेडिकुलर पल्प, तो फिर हम पल्पेक्टोमी करेंगे, कंप्लीट पल्प रिमूव करेंगे। उसके बाद जिंक ऑक्साइड विजुनोल की फिलिंग वहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट हमारे साथ है इंटरनल रिजॉर्प्शन। अब जब इंटरनल रिजॉर्प्शन होता है, उसमें आपको बाहर से क्लिनिकली आपको पिंक डिस्कलरेशन ऑफ टूथ दिखाई देगा, ठीक है, लेकिन रेडियोग्राफिकली इंटरनल रिजॉर्प्शन की अगर हम काज देखें तो वो पल्पल इन्फेक्शन है। लेकिन जो उसकी
रेडियोग्राफ में आपको क्या दिखाई देगा? रेडियोग्राफ में आपको इनसाइड जो इंटरनल रिजॉर्प्शन में क्या होता है कि जो पल्प का जो रेडिकुलर पल्प का जो कैनाल स्पेस है वो आपको वाइड दिखाई देगा। ठीक है, ये है। नेक्स्ट हमारे साथ एक कंकशन। अब कंकशन जो है वो ट्रामा टूटी थे और ये माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इंजरी है। कंकशन जो पीडियल को माइल्ड फॉर्म ऑफ इंजरी है। नेक्स्ट हमारे साथ है मीजोप्रोस्टोल। अब मीजोप्रोस्टोल जो है ये पेप्टिक अल्सर में हम देते हैं और ये एक सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन है जो ट्रीट करता है पेप्टिक अल्सर कंडीशन को, जो मेनली किसकी वजह से हुआ है? एनसिड जैसे कि एस्प्रिन। नेक्स्ट हमारे साथ है क्वेश्चन है ड्रग इंड्यूसर्स। अब ड्रग इंड्यूसर्स को हम इंजाइम इंड्यूसर्स भी कहते हैं। ये वो ड्रग्स हैं जो आमतौर पर दूसरे ड्रग्स की इफ़ेक्ट को कम करते हैं। किस तरह कम करते हैं? ये उन एंजाइम को इंड्यूस करते हैं जो उन ड्रग्स को जल्दी मेटाबोलाइज करे ताकि उनकी इफ़ेक्ट कम हो जाए। ये ड्रग इंड्यूसर। नेक्स्ट हमारे साथ है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। इसके लिए जो एंटीडोट हम देते हैं वो है एट्रोपिन। नेक्स्ट हमारे साथ है एस्प्रिन ओवरडोज को मैनेज कैसे करेंगे? आंसर है यूरिन अल्कलाइनाइजेशन। अब यूरिन अल्कलाइनाइजेशन में हम क्या करते हैं? जब कोई ओवरडोज हो जाती है तो उसमें हम बाइकार्बोनेट देते हैं और वहाँ जो ताकि वो पॉइजन रिमूव हो जाए, और यूरिन को हम अल्कलाइनाइज करते हैं बाइकार्बोनेट से ताकि उसका पीएच नॉर्मल हो जाए। तो इस तरह एस्प्रिन ओवरडोज को भी इस तरह हम मैनेज करेंगे बाइकार्बोनेट देके। नेक्स्ट हमारे साथ है हीलिंग अ प्लेप विच इंटेंशन। मेनली अब हीलिंग अ प्लेप प्राइमरी से भी होता है, सेकेंडरी से भी होता है, लेकिन मेनली प्राइमरी इंटेंशन होता है जवाब, क्योंकि इसकी अपनी ब्लड सप्लाई है तो इसकी हीलिंग अ प्लेप जो है वो प्राइमरी इंटेंशन से होता है। नेक्स्ट है ग्रीन श्रिंकेज। अब ग्रीन श्रिंकेज क्या होता है? जो सिलिका बेस इन्वेस्टमेंट मटेरियल है जो कास्टिंग प्रोसीजर में यूज़ करते हैं, वहाँ जब उसको हीट करते हैं इससे वाटर और अल्कोहल निकलता है तो इसकी श्रिंकेज होती है जिसे कहते हैं ग्रीन श्रिंकेज। नेक्स्ट हमारे साथ है ट्रीटमेंट ऑफ H2H बाइट। अब H2H जो बाइट होता है ये आता है, ये एक क्लास 3 कंडीशन है, ये एक टाइप ऑफ क्लास 3 है और इसका वही ट्रीटमेंट है जो हम क्लास 3 में देते हैं। ठीक है, और हर एज में इसका ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे कि जो मतलब अडल्ट होते हैं उसमें हम इसी तरह ब्रैकेट्स वगैरह अप्लाई करेंगे, ब्रेसेस वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट हमारे साथ है माइनर अब्सस अल्सर। माइनर अब्सस अल्सर जो है वो टाइप से रिकरेंट अब्सस स्टोमेटाइटिस का, जिसमें मल्टीपल अल्सर होते हैं, लोअर लिप होते हैं, फ्लोर ऑफ द माउथ पर होते हैं, टंग पर होते हैं, जिसका साइज 10 इसका साइज़ जो है वो 10 mm से जो है वो कम होता है, 10 सेंटीमीटर से कम होता है। ठीक है, और ये जो है यानी इसमें मल्टीपल अल्सर होते हैं। 10 सेंटीमीटर इसका साइज़ कम होता है, मेनली 2 से 4 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और ये मेनली लोअर लिप पे होता है। नेक्स्ट हमारे साथ है ब्लूइश म्यूकोसील। अब ये क्या है? ये एक म्यूकस रिटेंशन सिस्ट है जो मेनली ये भी लोअर लिप पे होता है म्यूकोसील, और इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपने इसको तो कंप्लीट रिमूव करना है, इसके साथ आपने जो स्लेवरी ग्लैंड है उसको भी रिमूव करना है, माइनर स्लेवरी ग्लैंड, ताकि दोबारा इसके रिकरेंस ना हो। नेक्स्ट हमारे साथ है मादर चाइल्ड वेट ईटिंग। अब जो मादर का चाइल्ड है वो ब्रेड की जगह पे वेट ईटिंग करे, क्योंकि उसको सिलिक डिजीज़ है। ठीक है, इस वजह से, क्योंकि वो ब्रेड वगैरह को सही तौर पर मतलब उसको डाइजेस्ट एब्जॉर्ब वगैरह नहीं कर सकती हैं, तो वो वेट ईटिंग करती हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है मैनिपुलेटिंग मटेरियल आफ्टर विडमैन, यानी जो विडमैन प्लेप हम यूज़ करते हैं उसके लिए मैनिपुलेटिंग मटेरियल क्या होता है? मैनिपुलेटिंग मटेरियल ये होता है कि प्लेप के बाद हम वहाँ पे जो सर्जरी के बाद हम ड्रेसिंग वह अप्लाई करते हैं तो उसे कहते हैं मैनिपुलेटिंग मटेरियल, और वो हम उसमें हमारे साथ यूजुनोल बेस भी होते हैं, नॉन यूजुनोल बेस भी होते हैं, और मेनली हम जो जिंजावल मार्जिन है वहाँ पर हम हैंड से ही मैनिपुलेट करते हैं, तो मोल्डिंग विद हैंड आंसर है। नेक्स्ट हमारे साथ है कॉन्डाइलर फ्रैक्चर 9 ईयर्स ओल्ड बॉय। अगर 9 साल ओल्ड बॉय है तो उसमें कॉन्डाइलर फ्रैक्चर है, क्योंकि बच्चों में ग्रोथ होती है
तो इसमें हमने क्या करना है, अगर उसकी अक्लूजन डिस्टर्ब नहीं है तो कोई इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद सही हो जाएगा। अगर अक्लूजन में कोई डिस्टर्बेंस है तो फिर हमने उसकी आईएमएफ करनी है 7 से तकरीबन 9 से 10 दिन के लिए, और फिर उसकी एक्टिव माउथ मूवमेंट करनी है। नेक्स्ट हमारे साथ है ब्रशिंग टेक्निक्स पर जिंजावा। अब जिंजावा में क्या होता है, आमतौर पर ब्रशिंग टेक्निक जिंजावा के लिए हम इसलिए करते हैं कि वहाँ पे प्लाक कैलकुलस वगैरह जमा ना हो, टार्टार ना हो, ताकि बाद में जिंजावल इन्फेक्शन हो जाए, पेरिडोडाइटिस हो जाए, जिंजिविटिस हो जाए। तो उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं उसके कहते हैं सर्कुलर मेथड, जो जिंजावल सल्कस में जाता है, या उसके कहते हैं बास मेथड। अब उसमें हम क्या करते हैं, जो ब्रश है उसके जो ब्रिसल है वो हम 45 एंगल पर जिंजावल मार्जिन से नीचे हम प्लेस करके वहाँ पर हम सर्कुलर और 2 and 4 मोशन देते हैं, आगे पीछे 2 and 4। नेक्स्ट हमारे साथ है, तो ये है सर्कुलर मेथड या बास मेथड। नेक्स्ट हमारे साथ है जीवी ब्लैक का जो क्लास 5 है वो क्या है, वो है सर्वाइकल मार्जिन पर जो लीजन है, यानी बकल सरफेस नियर जिंजावा, वही मतलब जिंजावल मार्जिन, ठीक है। सर्वाइकल एरिया पे जो इन्फेक्शंस होते हैं, जो केरीज होते हैं, जो कैविटी बनती है, तो वो है जीवी ब्लैक क्लास 5। नेक्स्ट हमारे साथ है आफ्टर एक्सट्रैक्शन माउथ नॉट क्लोजिंग ऑन वन साइड। रीज़न क्या होता है, यानी टूथ एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक साइड पे आपने माउथ को क्लोज नहीं करना है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि अगर आप एक साइड पर माउथ क्लोज करोगे तो आपको क्या होगा, आपको TMJ का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एक साइड अक्लूजन में, दूसरा आउट ऑफ अक्लूजन में है, जिसकी वजह से आपको TMJ का प्रॉब्लम होगा। क्योंकि जो जिस साइड पे आपने एक साइड पे माउथ आपने क्लोज किया है उस साइड पे प्रेशर है, दूसरे साइड पे जो डिस्क है वो स्ट्रेच हो रहा है, जिसकी वजह से आपको TMJ का प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट है मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी फ्रैक्चर हुआ है, क्या मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट ये है कि जो मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी फ्रैक्चर हुआ है आप उसी जगह पे उसको स्प्लिंट के ज़रिए से वहाँ पे उसको फिक्स करो, उसको स्टेबलाइज करो, ठीक है, वहाँ रिजिड फिक्सेशन करो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ है मसल डैमेज आफ्टर ब्लॉक। आपने इंफीरियर अल्वियोलर नर्व ब्लॉक दिया तो वहाँ मसल डैमेज हुआ, कौन सा हुआ, मीडियल टेरोगॉइड उस रीजन पे है। नेक्स्ट है एमोक्सिसिलिन ड्रग आपने दिया लेकिन स्वेलिंग अभी भी सबसाइड नहीं हुआ है, क्योंकि स्वेलिंग एमोक्सिसिलिन से थोड़ी सबसाइड होगा, ठीक है। क्योंकि फिर आपने क्या देना है, क्योंकि वहाँ एमोक्सिसिलिन का तो काम है वहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करना है, लेकिन स्वेलिंग अभी तक सबसाइड नहीं हुआ है, तो फिर आपने क्या करना है, वहाँ पे स्वेलिंग के लिए आपने डेक्सामेथासोन देना है, जो क्या करता है, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, जो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ठीक है। अगर एमोक्सिसिलिन ड्रग हमने दिया, स्वेलिंग अभी तक सबसाइड नहीं हुआ है, तो डेक्सामेथासोन देंगे। नेक्स्ट हमारे साथ है इम्यूनोग्लोबुलिन इन्वॉल्व इन एलर्जी, वो तो IgE है। नेक्स्ट हमारे साथ है वाइट स्पीक्स ऑन रेडियोलुसेंट रेडियोग्राफ। रेडियोलुसेंट रेडियोग्राफ पे आपको वाइट स्पीक्स दिखाई देते हैं। ये यहाँ पे दिया है पिंडबर्ग टर्नओवर, पिंडबर्ग टर्नओवर नहीं, ये पिंडबर्ग ट्यूमर है, ठीक है, पिंडबर्ग ट्यूमर है। अब इसको CEOT भी कहते हैं, कैल्सिफाइंग एपिथेलियल ओडोंटोजेनिक ट्यूमर, और ये एक लेस अकरिंग ट्यूमर होता है, ठीक है, लेस कॉमन ट्यूमर होता है, जिसमें CEOT मतलब कैल्सिफाइंग, वहाँ पे कैल्सिफिकेशन होती है, और इसमें क्या होता है, इसमें आपको वाइट स्पीक्स दिखाई देते हैं कैल्सिफिकेशन की वजह से। रेडियोलुसेंट रेडियोग्राफ जो है पिंडबर्ग ट्यूमर है। नेक्स्ट हमारे साथ है पेरिएपिकल एक्सरे डज नॉट शो अक्लूजन ऑफ मैक्सिला एंड मैंडिबल। अब यहाँ पे दिया है कि कौन सा एक्सरे अक्लूजन ऑफ मैक्सिला एंड मैंडिबल नहीं दिखाता, वो पेरिएपिकल एक्सरे। इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, बायोट्विंग लेते हैं। नेक्स्ट है बायोट्विंग रेडियोग्राफ हमें इंटरप्रोक्सिमल कैरीज के बारे में बताता है, और उसके बाद मल्टीपल टीथ की अक्लोजर सरफेस भी हमें दिखाता है। नेक्स्ट हमारे साथ क्वेश्चन है
रेडियोलेंसी है और थिनिंग ऑफ मैंडिबुलर बोन है। ट्रीटमेंट क्या होगा? 3 ऑप्शन है, मार्जिनल या सेगमेंटल रिसेक्शन करेंगे, इन्यूक्लेशन या मार्सुपलाइजेशन। अब देखो क्वेश्चन को समझो। रेडियोलेंसी है मतलब सिस्ट है या ट्यूमर है। थिनिंग ऑफ मैंडिबुलर बोन, अब मैंडिबुलर बोन भी थिन है, ठीक है, मतलब मेनली जैसे कि सिस्ट है, रेडियोलेंसी है। अब मैंडिबुलर बोन थिन है, अब ट्रीटमेंट क्या होगा? पहले से मैंडिबुलर बोन थिन है। मार्जिनल या सेगमेंटल रिसेक्शन क्या होता है? अगर आपने सुपीरियर सरफेस आपने जाकर रिमूव किया तो ये मार्जिनल हुआ। अगर आपने सेगमेंटल रिसेक्शन में हम एक पूरा सेगमेंट को रिमूव करते हैं जिसका हम अब मार्जिनल रिसेक्शन में क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपने ऊपर सरफेस को रिमूव किया, अब सेगमेंटल रिसेक्शन में आपने ऊपर और लोअर दोनों एक पूरा सेगमेंट रिमूव किया। नेक्स्ट है इन्यूक्लेशन। इन्यूक्लेशन में जब हम कंप्लीट सिस्ट निकालते हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बोन काटना होता है, लेकिन मार्सुपलाइजेशन में हम एक बोनी विंडो बनाते हैं और वहाँ से जाके जो सिस्ट है उससे में एक पाउच बना के उसे हम फ्लूइड रिमूव करते हैं, तो इसका मार्सुपलाइजेशन है क्योंकि इसमें बोन बचता है, ऑलरेडी थिनिंग ऑफ मैंडिबुलर बोन है। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट सैलिवरी ग्लैंड ट्यूमर, वो है म्यूको एपिडर्माइड कार्सिनोमा, लेकिन जो मोस्ट बेनाइन है वो फिर है प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। नेक्स्ट है पिन पॉइंट एक्सपोजर ब्लड का हुआ है, तो इसके लिए पल्प की तो हम डायरेक्ट पल्प कैपिंग करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। नेक्स्ट है मेडिकल हिस्ट्री, अगर आपने लेना है तो आपने एलर्जी टू ड्रग ज़रूर लेना है पेशेंट से। नेक्स्ट है कि आप एचओ हो और आपको सुपरवाइज़र ने कहा कि आप कैंसर के पेशेंट की जो न्यूज़ है वो ब्रेक करो, तो आप क्या करोगे? फैमिली को कहोगे या एक स्पेशल मीटिंग प्लेस सेटअप करोगे या रिकॉर्ड हिस्ट्री में लिखोगे। मेनली हम फैमिली को कहते हैं क्योंकि रिकॉर्ड हिस्ट्री फैमिली को समझ नहीं आएगी। नेक्स्ट है पोंटिक, तो आंसर है टेलबैमनी। नेक्स्ट है पोंटिक पर इंटीरियर टीथ में हमारे साथ है जो मोस्ट सुपीरियर एस्थेटिक है वो है ओवेट, दूसरे नंबर पर है मॉडिफाइड रिज लैप। तो अगर ऑप्शन में ओवेट और मॉडिफाइड रिज लैप दोनों दिए हैं तो आपने ओवेट पे लगाना है, अगर ओवेट नहीं हो तो फिर आपने मॉडिफाइड रिज लैप और उसके साथ अगर बाकी दिए हो तो मॉडिफाइड रिज लैप पे लगाना है। नेक्स्ट है आल शोल्डर मार्जिन, हर साइड पे शोल्डर मार्जिन आपने देना है, तो वो सेरामिक है। आल सेरामिक में आपने कंप्लीट हर तरफ से क्या देना है? शोल्डर। यहाँ पे दिया है आल शोल्डर मार्जिन, ठीक है, तो ये सेरामिक में हम देते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है यू आर यानी आपका जो मैक्सिलरी डेंचर है वो फिंगर के साथ लेफ्ट और राइट साइड पे रॉकिंग कर रहा है, यानी हिल रहा है राइट और लेफ्ट साइड की तरफ। तो क्या किस चीज़ में डिफेक्ट है? रिटेंशन या स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी, क्योंकि स्टेबिलिटी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को रेजिस्ट करती है जो राइट और लेफ्ट की तरफ लगते हैं, तो ये स्टेबिलिटी है क्योंकि आपका मैक्सिलरी डेंचर विद फिंगर राइट और लेफ्ट साइड की तरफ रॉकिंग करे। यू आर rocking maxillary denture with finger left and right side to side for checking side to side, तो स्टेबिलिटी में मसला है। नेक्स्ट है यू ट्रिम द कस्टम ट्रे, जो हम कस्टम ट्रे बनाते हैं या स्पेशल ट्रे बनाते हैं तो हम क्यों? ताकि वहाँ जो मसल है वहाँ पे अगर ओवर एक्सटेंडेड हो तो वहाँ टिश्यू को डैमेज करेगा, इरिटेट करेगा और मसल वगैरह पर उसका इफेक्ट होगा, तो हम इसे ट्रिम करते हैं। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है रेसिप्रोकल आर्म मिसिंग अप क्लस्प, अगर क्लस्प पे दिया है कोई भी क्लस्प पे बार क्लस्प पे जिंजावल अप्रोचिंग क्लस्प पे कोई भी है, उसकी अगर रेसिप्रोकल आर्म मिसिंग है तो उसकी स्टेबलाइजेशन इफेक्ट होगी, क्योंकि जो हमारे साथ क्लस्प में एक होता है एक हमारे साथ जो है रिटेंटिव आर्म है जो बकल सरफेस पर हम देते हैं, ठीक है, क्या होता है मोस्ट जिंजावली हम देते हैं हार्ट ऑफ कंट्रोल से नीचे देते हैं। एक है रेसिप्रोकल आर्म जो उसके अपोजिट हम लिंगुअल सरफेस पे देते हैं ताकि उसको उसकी जो अब जो रिटेंटिव आर्म है वो जो बकर सरफेस हम देते हैं जो लिंगुअली वो टूथ को मूव करेगा उसको स्टेबलाइज करने के लिए हम रेसिप्रोकल आर्म देते हैं। तो अगर अब रेसिप्रोकल आर्म क्लस्प की मिसिंग हो तो टूथ लिंगुअली जाएगा, उसको स्टेबलाइज करने वाला कोई नहीं होगा। तो ये हमारे साथ हुआ पार्ट
1 उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। तो नेक्स्ट पार्ट 2 हम इंशाल्लाह आज ही नेक्स्ट पार्ट 2 भी अपलोड करेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को पास्ट MCQs चाहिए, क्योंकि NLE जो मार्च MCQs है उसकी भी सीरीज़ मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें 26 की MCQs है, 27 की MCQs है और उसके बाद 28 की MCQs है, 29 की MCQs है। तकरीबन 5-6 से MCQs मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो ये अब 27 जून का पार्ट 1 है मॉर्निंग शिफ्ट का। इसके बाद पार्ट 2 अपलोड करूँगा। फिर जो इवनिंग शिफ्ट की MCQs है वो इंशाल्लाह वो भी अपलोड करूँगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको NLE के लिहाज से, क्योंकि आजकल कंसेप्ट बेस NLE आता है, किसी बुक को फॉलो नहीं करते हैं, तो कंसेप्ट के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर रैपिड रिवीजन कोर्सेज मौजूद है जो मैं बाकी वीडियोस भी उसको अपलोड करूँगा, जैसे कि रिमूवल पार्शियल डेंचर के हैं, फिक्स पार्शियल डेंचर के हैं और सर्जरी के हैं, कम्युनिटी डेंटिस्ट्री के हैं, जनरल मेडिसिन के हैं, जनरल सर्जरी के हैं और उसके बाद ओरल मेडिसिन के हैं, पेरियो के हैं। तो ये सारा आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में वहाँ पे मिलेगा। उसके अलावा जो है फार्माकोलॉजी के हैं, डेंटल थेरापेटिक्स के हैं। तो ये सारे वीडियोस वहाँ पे आपको मिलेंगे और मेरे यूट्यूब चैनल पर 517 से ज़्यादा वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिले। और चैनल लिंक का जो है वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।